तो हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल परिवार में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पार्ट 3 साइंस का पहला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इससे पहले कि इस चैप्टर को चालू किया जाए, मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप इस सेशन को जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अन्य बच्चों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था इसको देखते हैं, फिर उसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोगों को पढ़ना था रासायनिक समीकरण की कमियां। तो सारे बच्चे कृपया ध्यान दें, हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक समीकरण की कमियां। इन कमियों में भी हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन सी कमियां पढ़नी है। तो देखिए, पहली चीज़ है भौतिक अवस्था। तो अगर कोई रासायनिक समीकरण लिखा होगा तो उससे हमको उसकी भौतिक अवस्था के बारे में पता नहीं चल पाता है। अगर कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है तो उसके भौतिक अवस्था के बारे में पता नहीं चल पाता है। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो भौतिक अवस्था मतलब कि वह रासायनिक समीकरण में यह नहीं पता चल पाता है कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है। तो उसके रासायनिक समीकरण के जो अभिकारक उत्पाद होते हैं उनके ठोस, द्रव और गैस के बारे में पता नहीं चल पाता कि कौन सी पदार्थ की कौन सी अवस्था है। दूसरी चीज़ कि उनके सांद्रता का ज्ञान नहीं हो पाता। सांद्रता मतलब कौन सा विलयन पतला है और कौन सा विलयन गाढ़ा है या मोटा है। तो तनु और सांद्रता का, तनु विलयन और सांद्र विलयन, इनका हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। तनुता का और सांद्रता का हमको पता नहीं चल पाता है। तो ये अभी इसकी क्या है, रासायनिक समीकरण की कमियां हैं। और जो तीसरी सबसे बड़ी कमी है कि गति एवं समय, कौन सी अभिक्रिया तेज गति से हो रही है और कौन सी अभिक्रिया मंद गति से हो रही है, इसका भी नहीं पता चलता। और किस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता नहीं चल पाता। तीव्रता का, इनके तीव्रता और मंद गति का गति नहीं पता चल पाती। और एक है ऊष्मा परिवर्तन। ऊष्मा परिवर्तन मतलब होता है कि किस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और किसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, किसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। अब आते हैं प्रकृति पे। तो प्रकृति मतलब इसमें रिएक्शन का नेचर हमको नहीं पता चल पाता कि कौन सी अभिक्रिया। अच्छा बताइए, आप ये लोग बताइए, किसी भी व्यक्ति को देख के पता चल पाता है क्या कि दिल से कैसा है, अंदर से कैसा है? देखो, एक बात है कि मोर भी देखने में सुंदर होता है, तो उसके क्या दिखावट से पता चल पाता है कि वह सांप को मार के खाता होगा। ठीक है, तो वैसे ही कुछ ऐसे जो रिएक्शन होते हैं तो उनके नेचर के बारे में नहीं पता चल पाता कि यह उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय, ठीक है, रिएक्शन है। यह उत्क्रमणीय रिएक्शन है कि अनुत्क्रमणीय रिएक्शन है, इसका भी हम लोगों को पता नहीं चल पाता। ठीक है, इसका भी हम लोगों को क्या होता है, नहीं पता चल पाता। तो चलिए, यह इसकी क्या थी कमियां, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अब इनके कमियों को दूर करने के क्या उपाय हैं।
तो इनकी कमियों को दूर करने के, देखिए रासायनिक समीकरण की कमियां दूर करने के उपाय, तो हमारा पहला क्या था कि ठोस अवस्था, जो ठोस अवस्था था उसके बारे में नहीं पता चल पाता था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 ध्यान सुनिएगा, 7 कमियां दूर करने के उपाय हैं। तो इसमें नंबर 1 क्या है, ध्यान सुनिएगा आप लोग। नंबर 1 है कि उनकी भौतिक अवस्थाओं को, उनकी भौतिक अवस्थाओं को, ठीक है, अगर मैं कहूँ जैसे देखिए Mg हो गया प्लस H2SO4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या मिलता है, तो हमको MgSO4 मिल जाए, MgSO4 प्लस H2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे Mg होता है सॉलिड में और यह होता है किसमें, एक्वस विलयन होता है, और यहाँ पे यह एक्वस विलयन होता है, और यहाँ पे ऐसे गैसीय विलयन होता है, ठीक है। तो अब देखिए जो उनकी भौतिक अवस्थाएं हैं, जैसे ठोस हो गई, तो ठोस के आगे ब्रैकेट में हम लोग यस लिखते हैं। अगर द्रव है तो द्रव के आगे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, यल लिखते हैं। और जब गैस होगी, क्या होगी, गैस, तो इसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जी, ठीक है। यहाँ पे तीर बनाया हुआ है मैंने। तो देखिए यहाँ पे Mg मतलब मैग्नीशियम सॉलिड के रूप में था, तो इसके आगे हम यस लिखे हुए हैं। यह जलीय विलयन था, तथा जलीय विलयन के आगे, जलीय विलयन, कौन सा विलयन, तो जलीय विलयन होगा, तो उसके आगे ब्रैकेट में AQ लिखा जाता है, A होगा Q होगा, एक्वस सॉल्यूशन लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा है कि देखिए सॉलिड मतलब यस लिखा है, यहाँ पे AQ लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, AQ। यहाँ पे यह गैस है तो गैस लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों को हम लोगों को, पहला चीज़ क्या है कि इसके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। दूसरी चीज़ कि अगर कहीं पे गैस बनती है, ठीक है, दूसरी चीज़, जैसे अगर मैं कहूँ कि जिंक है, जिंक को H2SO4 के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा, और आपका बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो अगर कहीं पे हमको गैस प्राप्त होती है तो गैस, अब देखिए यहाँ पे जिंक क्या था हमारा, इसको ऐसे लिखेंगे सॉलिड, ये हमारा क्या हो जाएगा AQ एक्वस सॉल्यूशन, ए भी हमारा क्या हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में जब निकलता है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हम लोग तीर का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं, तीर का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे गैस रिलीज होगी तो गैस रिलीजन के लिए हम लोग ऐसे एक तीर का निशान ऊपर की डायरेक्शन में लगाते हैं। तो रासायनिक समीकरण में कहीं भी गैस रिलीज होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, यह ऊपर की तरफ तीर लगाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को क्या है, तीसरा कि BaCO3 प्लस H2SO4। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारा BaSO4 प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा, तो CO2 प्राप्त होगा, और H2O प्राप्त होगा। यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो BaCO3 है, क्या है, BaCO3 H2SO4 और BaSO4 प्लस H2O और CO2। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे मैंने एक तीर लगाया हुआ है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए BaCO3 था, तो यहाँ पे बेरियम जो है यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पे चला गया, और इससे एक ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन के साथ मिलके जल बना लिया, और बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, और यहाँ पे BaSO4। तो यहाँ पे जो तीर का चिन्ह है यह अवक्षेप को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अवक्षेप को। तो अगर कहीं पे अवक्षेप प्राप्त होता है तो वहाँ पे हम डाउन एरो का चिन्ह लगाते हैं। अगर हमको कहीं पे भी अवक्षेप प्राप्त होगा तो वहाँ पे हम डाउन एरो का चिन्ह लगाएंगे। किसका चिन्ह लगाएंगे, डाउन एरो का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि CaCO3 प्लस 2HCl।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा बन जाएगा CaCl2, एक मिनट, CaCl2 प्लस CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम अगर तनु विलयन होगा तो तनु विलयन लिखेंगे, अगर सांद्र विलयन होता है तो उसको सांद्र विलयन के रूप में लिखते हैं। तो हमने अब तक कितने पढ़ लिए, नंबर 1, 2, और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कौन सा, 3 नंबर, और यहाँ पे एक है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है कि CaCO3 यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट था, तो यह तनु के साथ अगर कहीं पे कोई अम्ल या क्षार, उसकी सांद्रता को हम लोग तनु और सांद्र करके लिख के व्यक्त करते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें। चलिए ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक 5वां नंबर क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा N2 + 3H2 gives that 2NH3 पढ़ा होगा। यहाँ पे अमोनिया गैस बन रही है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे होता है हमारा 200 ATM और यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और Fe का क्या होता है, चूर्ण होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन हमारा है, यहाँ पे देखिए किसी अभिक्रिया में जब उत्प्रेरक की उपस्थिति हो, वायुमंडलीय दाब हो, जो भी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ होती हैं, उन अभिक्रिया की परिस्थितियों को हम लोग एरो के ऊपर और नीचे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि 200 ATM मतलब वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। क्या होता है, दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है, प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इसको मैं इरेज कर दूं। अब यहाँ पे देखिए यह Fe चूर्ण, यह उत्प्रेरक होता है। क्या होता है, उत्प्रेरक। किस परिस्थिति में अभिक्रिया हुई है, तो इस अभिक्रिया को जो भी परिस्थितियाँ होती हैं तीर के ऊपर और नीचे हम लोग लिख के दिखाते हैं। तो इसको भी आप लोग क्या कर लेंगे, मेरे साथ नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 2KClO3 लिखा हुआ है, एक एरो लिखा, यहाँ पे MnO2 की उपस्थिति में अभिक्रिया जब होती है तो 2KCl + 3O2। तो यहाँ पे हमको क्या होता है कि ऊष्मा देने पर, ठीक है, अगर कहीं पे ऊष्मा में परिवर्तन होता है तो इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू होता है ऊष्मा में परिवर्तन। तो ऊष्मा में जब परिवर्तन होगा, परिवर्तन होता है, ऊष्मा में जब कभी भी परिवर्तन होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ऊष्मा में जब भी परिवर्तन होगा तो वहाँ पे हम डेल्टा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, डेल्टा चिन्ह का। यहाँ पे देखिए MnO2 की उपस्थिति में 2KClO3 किस में टूटा है, 2KCl और 3O2 में टूटेगा। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, ऊष्मा देते हैं। डेल्टा मतलब होता है ऊष्मा में परिवर्तन। किस में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें। चलिए देखिए जो कार्बन होता है, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकलती है। तो कितनी ऊष्मा निकलती है, 95 कैलोरी। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जब कभी भी किसी भी रिएक्शन को करवाते हैं, जैसे हमको पता है लकड़ी को जब जलाएंगे तो लकड़ी को जलाने पे धुआं निकलता है और ऊष्मा निकलती है, ठीक है। क्या निकलेगा, धुआं निकलता है और ऊष्मा निकलती है। तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे यह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और ऊष्मा जो 95 कैलोरी मैंने लिखा है। तो यह जब ऊष्मा जहाँ पे निकलती है इसको बोलते हैं ऊष्मा छेपी। क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेपी।
तो ऊष्मा छेपी वाली जितनी भी रिएक्शन होंगी उनमें हम ऊष्मा को प्लस करके ऐसे लिखते हैं 95 कैलोरी। ठीक है। और जो एक होती है, जैसे मैं कहूँ C+S2 ठीक है, एक मिनट, C+2S गिव्स द CS2, तो यहाँ पे हमारी 22 कैलोरी की ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। तो यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी। तो जहाँ पे ऊष्मा का शोषण होता है वहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और जहाँ पे ऊष्मा निकलती है वहाँ पे हम धन का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। और एक लास्ट है कि जहाँ पे अगर कोई भी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो उसमें हम ऐसे हाफ एरो आगे की तरफ और हाफ एरो पीछे की तरफ लिखते हैं। जैसे आपको अभी मैंने बताया था कि N2 + 3S2, यहाँ पे हमारा क्या बनता है 2NH3। तो यह दोनों तरफ होती है, यह अभिक्रिया क्या होती है, दोनों तरफ होती है। तो यहाँ पे एक तरफ हाफ एरो डाउन एरो मतलब पीछे की तरफ, मतलब हाफ एरो पीछे हाफ एरो आगे की तरफ। ठीक है। हाफ एरो बैक की तरफ, हाफ एरो फॉरवर्ड, दोनों तरफ होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मतलब इनके बारे में भी, मतलब अगर कहीं पे कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी कमियों को दूर करने के ये हमारे क्या थे, उपाय थे। अब हम लोग चलते हैं आगे हमारा क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए बच्चे, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग पढ़ ओढ़ के भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है। तो देखो, पढ़ने का मैं कुछ तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तरीका हमारा बहुत कैजुअल है, जो चीज़ मैं सिखाऊं बस उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए, और जितना बार रिवाइज करेंगे उतना ही सही रहेगा। क्योंकि रिवाइज करने से क्या होता है कि जो सब्जेक्ट हमको अच्छी नहीं लगती है वो अभी सब्जेक्ट हमको अच्छी लगने लगती है। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर कोई इंसान आपके साथ डेली रहे, आपको उसको देखते देखते प्यार हो जाता है। ठीक है। तो उसी की तरह सेम अगर हम सब्जेक्ट को भी डेली का डेली रिवाइज करें, जो भी सब्जेक्ट है, तो उसको देखते देखते ये सब्जेक्ट अच्छी लगने लगेगी और सारी चीज़ें आपके अंदर आत्मसात होने लगेगी, आपको आने लगेगा। ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। जब तक हम इन चीज़ों पे केयर नहीं करेंगे, ठीक है, स्टडी अच्छे से नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि मैं बता दूं, और दूसरी चीज़ की कभी मेहनत करो तो शांति से मेहनत करो, हल्ला नहीं मचाना चाहिए। हल्ला इसलिए नहीं मचाना चाहिए, मैं एक छोटी सी इसी पे स्टोरी बता देता हूँ कि एक वृक्ष होता है ऊटज एक वृक्ष होता है, उसकी जो बीज होती है कई सालों तक क्या होती है कि ज़मीन के अंदर पड़ी रहती है। ठीक है। तो जल्दी उसका अंकुरण नहीं होता है। तो जब हर बार बारिश का मौसम आता है तो जो घास के छोटे छोटे पौधे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे, तो जल्दी से ग्रो कर जाते हैं और जल्दी से बड़े हो जाते हैं। हर साल बारिश होती थी, हर साल घास के पौधे क्या कर जाते थे, उग जाते थे। तो वे उसको चिढ़ाते थे, ऊटज का जो बीज था उसको चिढ़ाते थे। कंडीशन ये हो जाती है ऊटज के बीज के ऊपर कि 10 साल 20 साल ऐसे करके बहुत ज़्यादा समय लगता है और उसके ऊपर चट्टान बन जाती हैं। अगर धूल जमते धूल चट्टान बन जाती है। ठीक है। तो वैसे ही जब घास के पौधे उसको चिढ़ाते हैं और हर साल सूख जाते हैं, तो वही ऊटज का वृक्ष इनको कहता है कि मैं अड़ा रहा, मैं सड़ा नहीं, अंतः में कुछ सोच रहा। मैं अड़ा रहा, मैं सड़ा नहीं, अंतः में कुछ सोच रहा, जिस दिन बेद कर निकलूंगा चट्टानों को। ऊटज का जो बीज है वह कहता है कि मैं अड़ा रहा, मैं सड़ा नहीं, अंतः में कुछ सोच रहा, मतलब वह आत्मसात करता है, अपने अंदर मंथन करता है, उनकी बातों को कही हुई जो उपहास किए रहते हैं उनको वह स्वीकार करता है, उनकी बातों को स्वीकार करता है, उपहास का उनका जवाब देने के लिए वहाँ पे तो पेशेंस रखता है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैं अड़ा रहा, मैं सड़ा नहीं, अंतः में कुछ सोच रहा, जिस दिन बेद कर निकलूंगा चट्टानों को, 100 साल अड़ा 100 साल खड़ा रह जाऊंगा। तो कहने का मतलब कि वो जितना पेशेंस बना के रखोगे, ठीक है, उतना ही आप लोगों के लिए सही रहेगा।
जो आगे पीछे के बच्चे होते हैं कुछ थोड़ा सा पढ़ लिए हल्ला लगे मचाने, तो वैसा नहीं करना है, आपको पेशेंस बना के चलते रहना है। ठीक है, पेशेंस बना के, क्योंकि उटेज का जो वृक्ष होता है वो देरी से ही आता है, देरी से ही उगता है, किंतु वह 300-400 साल तक लगातार खड़ा रह जाता है, उसका पेड़ 400 साल तक टिका रहता है। तो वही कहता है कि एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि मैं अड़ा नहीं, मैं सड़ा नहीं, अंत में कुछ सोच रहा, जिस दिन बेच कर निकलूंगा चट्टानों को 100 साल अड़ा 100 साल खड़ा रह जाऊंगा। तो यह उन घास के छोटे छोटे जो आपके चारों तरफ दिख रहे होंगे कुकुरमुत्ते जैसे, उन लोगों के लिए उसका जवाब था। तो आप उटेज का वृक्ष बनिए, ना कि कुकुरमुत्ते और घास के पौधे जैसा कि जैसे ही बारिश आई उग गए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चालू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इनके कितने प्रकार होते हैं, तो इनके 4-5 प्रकार मेनली होते हैं। एक होता है संयोजन अभिक्रिया, इसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट, एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएँ आती हैं। तो कुल मिला के 5 अभिक्रियाएँ हैं, इनके बारे में हमको विस्तृत पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा भी कैसे पढ़ा जाएगा। फिर आते हैं संयोजन, अरे वियोजन में तो वियोजन 3 प्रकार की होती हैं, ऊष्मीय अपघटन भी बोलते हैं इसको, वियोजन का एक नाम है अपघटन, तो इसको ऊष्मीय अपघटन और प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन में भी बांटा जाता है। तो 3 प्रकार की यहाँ पे 1, 2, 3 अपघटन अभिक्रियाएँ या वियोजन अभिक्रियाएँ भी 3 प्रकार की होती हैं। तो इनको हमको पढ़ना है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, व्हाट इज द कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो चलिए मैं बता दूं कि जब इसकी डिफिनीशन लिखिएगा, जैसे देख लीजिए डिफिनीशन सुन लीजिए, एक बार बता ही देता हूं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करते हैं कि आपस में मिलते हैं और मिल के केवल और केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। जैसे कि मैं बताऊं, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चूना ले लिए हैं, बुझा चूना, जब पानी के साथ इसको मिलाते हैं तो हमारा यहाँ पे बनेगा कौन सा, ये बिना बुझा चूना है, ये पानी है, तो यहाँ पे हमारा बनेगा कौन सा चूना, बुझा चूना। ठीक है, कौन सा चूना बनेगा, बुझा चूना। तो मेनली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। अच्छा, एकल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन सा प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम चूना बोलते हैं। जब चूना पानी से अभिक्रिया करेगा तो हमारा बुझा चूना बनता है। इसी बुझे चूने को हम लोग जब क्या करते हैं, इसी बुझे चूने को हम लोग जब दीवार पे पेंट करते हैं तो यही बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस या वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और लेने के बाद CaCO3 और क्या बनाएगा, H2O। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कार्बोनेट। इसको ही, इसका एक और नाम होता है संगमरमर। ठीक है, तो दीवार पे जो चूना पोता जाता है सूखने के बाद हमारा क्या बना लेता है,
यह बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। ठीक है बाबू। चलिए यहाँ पे देखिए NH3 और HCl आपस में मिलके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड मिलके। यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और COCl2 एक फास्जीन नामक गैस होती है, फास्जीन नामक एक विषैली गैस होती है। कौन सी गैस होती है? विषैली गैस, उसका निर्माण करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन का दहन होगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यह भी एक कौन सा अभिक्रिया है? यह भी एक कम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस आपस में मिलेगा तो जल बनेगा। ये भी कौन सी अभिक्रिया है? कम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी अभिक्रिया है? कम्बिनेशन रिएक्शन है। अब आते हैं हम लोग, अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ और देखना चाहेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए मैं कुछ एग्जांपल लिया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप लोग जैसा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए एथिल है। क्या है? एथिल। एथिलीन है। एथिलीन में क्या होता है कि एथिलीन में जब हम लोग हाइड्रोजन गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस किसके तप्त निकिल चूर्ण होता है 200 से 300 सेल्सियस पे जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? तो जब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे एथिलीन है, तो एथिलीन को जब हम हाइड्रोजन गैस से क्या करेंगे, रिएक्शन जब करवाते हैं तो यहाँ से जो सिंगल बॉन्ड होता है ये वाला टूट जाता है। चूँकि आपको पता ही होगा कि कार्बन की संयोजकता होती कितनी है? 4 होती है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाता है इसका, और यहाँ से यह इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। एल्केन में भी कौन सा? एथेन है। 2 कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा? एथेन का निर्माण होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि एथाइन है। एथाइन से हम लोग हाइड्रोजन को क्या करेंगे? हाइड्रोजन को जैसे ही इसके साथ गर्म करते हैं तो कम्बिनेशन होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। तो यहाँ पे भी कम्बिनेशन होगा तो हमारा फिर से क्या बनेगा? एथिलीन बनेगा, और एथिलीन को फिर वही काम करेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। किस चीज़ का निर्माण होगा? एल्केन का निर्माण होगा। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया समझ में आई होगी। इसको योगात्मक अभिक्रिया भी हम लोग क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब आते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो देखो वियोजन अभिक्रिया होती क्या है? अगर मैं बताऊं वियोजन अभिक्रिया मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। उसी को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ क्या करता है कि 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो वियोजन, अच्छा इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ बाह्य कारक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? बाह्य कारक की उपस्थिति में बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं? तो ऊष्मा, प्रकाश और क्या होता है? विद्युत में उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन। तो चलिए देखते हैं इसमें भी हमारा क्या है? ऊष्मीय अपघटन। जैसे FeSO4 है, फेरस सल्फेट बोलते हैं इसको। जैसे ही फेरस सल्फेट को हम क्या करते हैं? जैसे ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने पर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। तो यह 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जा रहा है? वियोजित हो जा रहा है। तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी? यह वियोजन अभिक्रिया होगी। वियोजन अभिक्रिया में भी कौन सी अभिक्रिया होगी? तो ऊष्मीय वियोजन होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को मैं बताऊं कि अगर यहाँ पे आप क्या दे देते हैं? ऊष्मा देंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो यह चूना में और कार्बन डाइऑक्साइड में
टूट जाता है। किस में टूट जाएगा? तो यह चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कौन? CaCO3 संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट बोल लीजिए। तो ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं आपको दिख रही हैं, तो यह ऊष्मा देने पे क्या होता है? टूट जाता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? थर्मल डीकम्पोजिशन। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं प्रकाश अपघटन। तो इसमें देखिए, प्रकाश अपघटन मतलब वह अपघटन जो सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। किसके कारण होता है? सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, उसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए एक चीज़ सुनिए, इसका जो प्रकाश अपघटन होता है इसको फोटोलिसिस भी बोलते हैं। फोटोलिसिस बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे सिल्वर क्लोराइड हो गया या सिल्वर ब्रोमाइड, तो देखो AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड जब भी हम रखेंगे तो सूर्य का प्रकाश मिलते ही यह Ag और Cl2 में टूट जाता है। तो एक रीजन कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि सिल्वर क्लोराइड को AgCl को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? ठीक है, किसमें? रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि जब रंगीन कोई बोतल होगी ऐसे, तो इसमें सूर्य के प्रकाश की मात्रा कम जा पाएगी अंदर। ठीक है, जब कम जा पाएगी तो इसमें क्लोरीन गैस का निर्माण नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, AgCl वियोजित नहीं होगा। अगर इसी में अगर वाइट या ट्रांसपेरेंट बोतल होती है तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो सिल्वर और Cl2 आपस में वियोजित होकर गैस का निर्माण होता है और बोतल टूटने का डर होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम किस में रखते हैं? रंगीन बोतलों में रखते हैं। ठीक है, अब चलिए लास्ट है यहाँ पे विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन में मैंने बताया था कि जब कोई पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हो जाए कि 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे में आपको भी पता होगा कि विद्युत अपघटन जो है, ठीक है, विद्युत अपघटन मतलब कि विद्युत अपघटन में जैसे जल का विद्युत अपघटन किया जाता है। जब कभी भी देखेंगे कि 2s2o, जब इसका हम लोग विद्युत अपघटन करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ता है विद्युत अपघटन। विद्युत दो, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। विद्युत धारा में जल में डाल के जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक तरफ हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो इसी को हम कहते हैं कि जब विद्युत धारा के प्रवाह से कोई पदार्थ 2 कंपोनेंट में टूट जाए उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे 2KCl है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड में भी हम जब विद्युत धारा या विद्युत अपघटन मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये भी पोटेशियम और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल था? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन मतलब वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या 2 से अधिक भागों में कौन नहीं हम कोई बात नहीं, अधिक भागों में टूट जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब कल से हम लोग पढ़ेंगे कौन से अपचयन उपचयन अभिक्रियाएँ और जो भी अभिक्रियाएँ बच रही हैं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएँ। ठीक है, तो चलिए
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,